आया था और दुनिया की दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी मोनेस्ट्री मानी जाती है। अब ये सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि कितना अलग एक्सपीरियंस और कितना यूनिक मुझे यहाँ जानने को मिला होगा। यहाँ जो सबसे खास मुझे लगा वो है यहाँ के मंक्स और उनकी बुद्धिस्ट स्टोरीज। उनकी कहानियों में आपको अपनी जिंदगी के किसी ना किसी पहलू को समझने का और उसको बेहतर करने का मौका मिल जाएगा। या इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि लाइफ की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें इन बुद्धिस्ट स्टोरीज में मिल सकता है, फिर चाहे वो प्रॉब्लम किसी भी युग, काल या समय की ही हो। क्या 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 कहा? आपको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मैं वहां घूमने गया था और उस जगह से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया हूं, इसीलिए कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस पूरी यात्रा के दौरान मैंने खुद के अंदर बहुत अलग अलग बदलाव देखे। जो मैं मोनेस्ट्री में आने से पहले था, शायद अब वो नहीं रहा। मैं बदल चुका हूं। इस यात्रा के दौरान मैंने पाया कि पहले मैं एक निराश, जिंदगी से हारा हुआ, लोगों और दुनिया के पैर दबाया हुआ, अपनों के द्वारा जख्मी किया हुआ और नाकामयाबी के लिए रोता हुआ इंसान था। लेकिन अब इस यात्रा ने और बुद्धिस्ट विचारों ने मुझे जिंदगी में आने वाली हर परेशानी से लड़ना सिखाया और कामयाब होने का मंत्र बताया। मैंने सीखा कि कुछ आसान उपायों को करने से ही हम सब कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं, अच्छा इंसान बन सकते हैं और जिंदगी में जो भी बनना चाहें वो बन सकते हैं। जैसे कि सबसे शक्तिशाली, बुद्धिमान, कामयाब और अमीर भी। और आपको मेरी इन बातों पर पूरी तरह से यकीन भी होने वाला है जब आप भी मेरी इस बुद्धिस्ट यात्रा का हिस्सा बन जाएंगे। दरअसल हुआ यह था कि मुझे यहाँ तवांग मोनेस्ट्री में पता चला कि यहाँ के एक बुद्धिस्ट मंक, जिन्हें सब लोग मंक टोशन कहकर बुला रहे थे, वो अगले दिन पूरे भारत की एक यात्रा पर निकलने वाले थे। तो मैंने अचानक से प्लान बनाया कि क्यों ना मैं भी इनके साथ इस यात्रा पर जाऊं। और क्योंकि मैं पेशे से पत्रकार हूं, तो 2-3 दिन इनके साथ रहकर यात्रा के दौरान इनके रहन सहन पर एक स्टोरी कर लूंगा और फिर वापस मैं अपने घर निकल लूंगा। लेकिन यात्रा शुरू होने के बाद से जो भी लोग मंक टोशिन जी को मिलते गए, वो उनको बुद्धिस्ट स्टोरीज सुनाकर उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन बताने लगे। और फिर मैंने भी उनके साथ अपनी ये यात्रा अंत तक चलते रहने दी। तो चलिए, अब आप भी जान लीजिए इन बुद्धिस्ट स्टोरीज के जरिए लाइफ की हर समस्या का हल और ले आइए अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे कुछ आसान से उपायों से ही हम सफलता हासिल कर सकते हैं और हमें कैसे अपने एम के लिए फोकस्ड रहना है, और साथ ही जानेंगे कि टेंशन लेने का असली कारण क्या है और किस तरह से हम टेंशन से बचकर हालातों का सामना कर सकते हैं। मैंने कई लोगों से सुना था कि कभी भी किसी को सिर्फ दूर से देखकर या फिर सिर्फ उसके बारे में सुनकर उसके बारे में कोई भी थॉट नहीं बना लेना चाहिए। वो दिन मेरी लाइफ का सबसे अलग दिन था। मुझे इसका आइडिया ही नहीं था कि जो यात्रा मैं मंक टोशन के साथ शुरू कर रहा हूँ वो प्लान का हिस्सा नहीं था, यानी कि सिर्फ कुछ ही दिनों की यात्रा थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरा इरादा खुद ही बदल गया। रास्ते में चलते हुए हमने कई लोगों को देखा, उनसे बातें की और फिर बदलते मौसम और भारी बारिश के चलते सिर छुपाने को एक जगह ढूंढी। जिस जगह हम रुके वहां हमारी मुलाकात मेहरा जी से हुई, जो पेशे से उसी गेस्ट हाउस में मैनेजर थे। जहां सभी लोग बारिश के उस सुंदर नजारे का मजा ले रहे थे, वहीं मेहरा साहब कहीं खुद ही में गुम थे और उनके चेहरे की मायूसी साफ साफ नजर आ रही थी। इस पर मंक टोशिन ने उन्हें इस तरह से देखते हुए उनसे पूछा कि जहां सब मौसम को देखते हुए खुश हैं, वो कहाँ खोए हुए हैं और इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं। तो कुछ बातों के बाद मेहरा साहब ने मुझे और मंक को अपनी परेशानी की वजह बताई। मैं जो भी करता हूँ उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। इतनी तो मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही है और ना ही ढंग से घर की जरूरत पूरी कर पा रहा हूँ। मेरी बीवी मेरे दोनों बच्चों के साथ अपना मन मार कर रहती है कि एक दिन तो सब सही हो जाएगा। ना मैं अच्छा पिता बन पाया और ना ही अच्छा पति। उनकी ये बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनसे पूछ ही लिया कि वो कहीं और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। इस पर वो हमसे कहने लगे,
इसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझे ज्यादा सैलरी की जॉब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आजकल तो ये आसान नहीं है। इतनी महंगाई में छोटी से छोटी जरूरतों के लिए भी एक मोटी रकम चुकानी होती है। ऐसे कैसे लाइफ चलेगी? तुम्हारे मन में बहुत बोझ है ना? जो सोचा था वैसा नहीं है, इसीलिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं हर दिन इसी चिंता में उलझा रहता हूँ। मेरे दिमाग में हर वक्त यही चलता है कि मैं भी कहीं भाग जाऊं इन सब से दूर। आप मंक्स की लाइफ हम लोगों से तो अच्छी ही है कि कोई भी चिंता तनाव नहीं है आपके पास। मेहरा साहब की बात पूरी तरह से सही थी। मुझे भी सोचकर दो पल के लिए ऐसा लगा था कि उनका इस तरह से चिंता करना जायज है। जो परिवार की जरूरत पूरी ना कर पाए, घर चलाने को अच्छे से पैसे ना आ रहे हो, जॉब की टेंशन हो और जिंदगी वैसा ना हुआ हो, इंसान डिप्रेशन में चला ही जाता है। उसे कोई टेंशन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मैं पूरी तरह से गलत था, क्योंकि मेहरा साहब की इस बात का जवाब मंक टोशिन ने कुछ इस तरह से दिया कि मैं भी हैरान रह गया। और तुम्हारी इतनी टेंशन लेने की इस आदत से शायद सब कुछ ठीक हो जाता होगा, है ना? सोचो अगर ये भी ना होता तो क्या करते तुम? मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। मतलब ये कि जो तुम्हारे पास है उसके लिए खुश ना होकर जो पास नहीं है उसके पीछे परेशान हो। तुमने सिर्फ परेशानियों के बारे में सोचा, चिंता की और उसी चिंता को पालने लगे। तुम क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा कि तुम्हारी इसी चिंता की वजह से तुम अभी जो तुम्हारे पास है उसका अपमान किए जा रहे हो, जबकि तुम्हारा घर का पेट तो उसी नौकरी से चल रहा है ना, जिसे तुम बुरा भला समझ रहे हो। इसीलिए तुम्हें शांत होना चाहिए, खुश होना चाहिए, ना कि चिंता में डूबे रहना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी जिन समस्याओं से मैं जूझ रहा हूँ उनकी मुझे चिंता होती ही है। मेरे अलावा बाकी सब खुश हैं और आराम से जिंदगी जी रहे हैं। मन करता है कहीं भाग जाऊं जहां शांति मिल सके। हाँ, सही कहा। तुम्हारे अलावा बाकी वो हर इंसान खुश है जो भी अपनी समस्याओं को लेकर बैठने की जगह उनका समाधान सोचकर उस परेशानी को मिटाने में लगा है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर तुम हर एक कीमती मिनट को घुट घुट के जीते हुए, न जाने कितनी चिंताओं को अपने सीने पर दबाते हुए अपनी जिंदगी को यूं ही गंवाते जा रहे हो? इतनी चिंताएं करके क्या तुमने जिंदगी को ठीक तरह से जिया है? लेकिन आप ही बताइए गुरुजी, कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी जिंदगी में कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन नहीं होगी? हाँ, मैं मानता हूँ कि आप इस सांसारिक जीवन से दूर हैं, लेकिन जो इस संसार में ही फंसे हुए हैं और जो अपनी जिम्मेदारियों को अंत तक निभाना चाहते हैं, उन सबकी जिंदगी में इतनी टेंशन है कि हर कोई लगभग मेरे जैसा ही है। आप मुझे बताइए, क्या मैंने इतनी टेंशन लेकर कुछ गलत किया? क्या मेरी चिंताएं बेकार हैं? क्या मेरा ये सोचना गलत है कि मैं अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहा? मेहरा साहब की बात सुनकर 2-3 मिनट के लिए मुझे भी यही लगा कि वो कह तो सही है। आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी लाइफ में टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस ना हो? यहाँ तक कि इस यात्रा पर आने से पहले भी मैंने कई तरह की चीजें सोची थी, अपने लिए कई तरह के प्लान्स बनाए थे, लेकिन सारे ही सक्सेसफुल नहीं हुए। और जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे भी टेंशन हुई थी, और हाँ, मैं स्ट्रेस में भी था। लेकिन अब मैं सुनना चाह रहा था कि इस बात का सोल्यूशन बुद्धिस्ट मंक टोशिन किस तरह से निकालेगा, क्योंकि मेरी नजर अब बुद्धिस्ट मंक के ऊपर टिकी हुई थी। मुझे इंतजार था कि बुद्धिस्ट मंक अब इसका क्या जवाब देंगे। बुद्धिस्ट मंक शांति से कहना शुरू करते हैं कि हाँ, ये बात सच है कि दुनिया में इस चीज से कोई नहीं बचा। मैं मानता हूं कि सांसारिक जीवन के अंदर तनाव होता है, चिंताएं होती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सन्यासी बन जाने से या साधु बन जाने से जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। हमें भी कई तरह की चिंताएं होती हैं, लेकिन हम तुम्हारी तरह
इन चिंताओं को पाल कर नहीं रखते? मतलब मैं समझा नहीं गुरुजी। देखो, सिर्फ तुम ही नहीं हो दुनिया में जिसके पास कोई टेंशन या तनाव है। एक छोटा बच्चा भी टेंशन में जी रहा है। उसे भले ही दुनिया की चिंता नहीं होती है, लेकिन उसे इस बात की चिंता होती है कि वो किसी दूसरे बच्चे से पीछे ना रह जाए, या फिर भले उसकी चिंता सिर्फ इतनी है कि आज स्कूल में उसे 12 की टेबल सुनाने में गलती करने पर कहीं डांट ना पड़ जाए, या फिर कहीं गलती से उसके केक के टुकड़े को उसका दूसरा भाई या बहन न खा ले। चिंता और तनाव की कोई बड़ी छोटी वजह नहीं होती, या फिर कोई साइज नहीं होता कि इतनी छोटी चिंता को चिंता नहीं कहेंगे। ये तो लगभग हर एक के दिमाग के अंदर होती ही है। ये बात सच है कि छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़े और मरने वाले इंसान तक इस समस्या से बच नहीं पाएंगे। उन्हें किसी न किसी तरह का कोई न कोई दुख, तकलीफ, चिंता, परेशानी होती ही है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे लेकर बस उलझे। जब भी कोई परेशानी हमारे पास आती है तो वो हमारे पास ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि हम उसे मिटाने के लिए कोशिश करने लगते हैं और जो भी परेशानी है उसका समाधान ढूंढने लगते हैं। अगर तुम्हारी भाषा में कहूं तो तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम निकाल सकते हो, बजाय इसके कि उस परेशानी को अपने दिल और दिमाग और साथ ही अपने शरीर के अंदर घर देने से और उसे हर दिन चिंता देते हुए पाल कर बड़ा करने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि तुम उस परेशानी के आने के बाद उसका समाधान निकालने की ओर अपना दिमाग लगाओ। देखो, चिंता चिता की जैसी होती है। ये तुम्हें लगातार जलाएगी और फिर जलाकर खाक कर देगी। इसीलिए जब भी कोई चिंता या तनाव तुम्हारी जिंदगी में आए तो उसका समाधान निकालने की कोशिश करो। उसे लेकर रोते रहने से या फिर हमेशा चिंता में झुलसते रहने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर ये चिंताएं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएंगी तो जिंदगी तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि अंधेरे के बाद जब उजाला आता है तो उसकी अहमियत ही दूसरी होती है। इसीलिए जिंदगी में ये चिंताएं आना भी जरूरी है। ये हमेशा ही कुछ सिखाकर और तुम्हें मजबूत बनाकर जाती है। इसीलिए अब से चिंता में जीना बंद कर दो और अपने इस बचे हुए समय को खुशी खुशी बिताओ। इतनी उलझी हुई समस्या जो इस समय हम सब के आसपास घूम रही है, उसका इतना आसानी से हल निकलता हुआ देखकर मैं पूरी तरह से हैरान था। उस दिन मुझे बुद्धिस्ट मंक टोशिन की बात को सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि शायद हम सभी ने अपनी लाइफ को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। हमें कहीं ना कहीं इन बातों का पता होता है, लेकिन हम फिर भी चिंताओं में डूबे रहते हैं और अपनी लाइफ को जलाते रहते हैं। शायद मंक टोशिन या फिर कोई भी सन्यासी इसीलिए इतने शांत और इसीलिए इतने सुलझी जिंदगी जीते हैं, क्योंकि वो जिंदगी की उलझनों में छुपी हुई एक उम्मीद की किरण को आसानी से देख पाते हैं, क्योंकि वो उसी उम्मीद की किरण को देखना चाहते हैं जो लाइफ को और भी ज्यादा सुलझा हुआ बनाती है। बस हमें देखने की और समझने की जरूरत होती है। बुद्धिस्ट मंक टोशिन के साथ रहते हुए मुझे धीरे धीरे ये फील होने लगा था कि मैं भी अपनी जिंदगी में शायद एक सुलझे रास्ते पर चलने लगा हूं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था और हमारी यात्रा हर एक दिन और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही थी। और फिर मैंने उनसे कुछ ऐसा सीखा जो लाइफ को लेकर मेरे नजरिए को बदलने लगी थी। अपनी इस सीख को मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे साथ आप भी ना जाने कितने सवालों में इस समय उलझे हुए हैं और अपनी लाइफ को मेरी ही तरह सुलझी, शांत और बेहतरीन बनाना चाहते हैं। इसीलिए आइए हम अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। वो कौन से उपाय हैं जिनसे हम चिंता से दूर रह सकते हैं? क्या चिंता के कारण हमारी जिंदगी पर कुछ असर पड़ता है? कैसे सिर्फ कुछ आसान उपायों को अपनाने से ही हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब देंगे मंक टोशिन।
तो सुनना ना भूलें नेक्स्ट एपिसोड। हमारी यात्रा काफी दिलचस्प चल रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये यात्रा हर एक मिनट मुझे लाइफ के एक्चुअल फेस को दिखाने में हेल्प कर रही है। अक्सर हम जो दुनिया देखते हैं उसके अलग अलग चेहरे होते हैं, बस हमें उसका वही चेहरा देखने को मिलता है जो हम देखना चाहते हैं। जैसा कि मेहरा साहब ने अपनी दुनिया को सिर्फ परेशानियों से घिरा ही देखा था। वो अपनी चिंताओं में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने उसके समाधान ढूंढना बंद कर दिया था। इसकी चिंताएं भी पाल ली थी। मुझे तो बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ये यात्रा मुझे काफी कुछ सिखाने वाली थी। फिर मैं बुद्धिस्ट मंक टोशिन के साथ आगे बढ़ा। हम लोग हर चीज को लेकर आपस में बातें करते जा रहे थे कि तभी रास्ते में हम एक घर के पास से गुजरे जहाँ एक आदमी अपने बेटे को हद से ज्यादा डांट रहा था। किसी काम का नहीं है तू, एक काम नहीं होता तुझसे ढंग से। ना तेरा मन पढ़ाई में लगता है और ना ही दिए हुए कामों में। आगे क्या करेगा तू? मैं बूढ़ा हो चला हूँ, घर की जिम्मेदारियां भी तो तुझे ही संभालनी है। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका? वो लड़का कुछ 19 या 20 साल का होगा और चुपचाप से खड़ा अपने पिता की बातें सुन रहा था। उसकी नजर आसपास के लोगों तक जाती और फिर वो अपने सिर को और नीचे झुकाकर जमीन को ही देखने लगता है, जैसे कि मानो उसने अपना चेहरा वहां मौजूद लोगों से छुपा लिया हो। बाकी लोगों की तरह हमने भी यही सब होते देखा और पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे हम लोग आराम से बैठ गए। इस बार ये काम भी बिगड़ा ना, देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रात दिन ना जाने किन ख्यालों में डूबा रहता है, आलसी कहीं का। वैसे तो वो आदमी अपने बेटे पर चिल्लाए ही जा रहा था, लेकिन मंक टोशन को देखकर अपने हाथ जोड़े हुए जल्दी से उनके पास आकर बैठ गया। देखने में लग रहा था कि उसकी आस्था बुद्धिस्ट मंक में काफी गहरी है। गुरुजी, मैं तो धन्य हो गया जो मुझे आपके दर्शन हुए। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि आप तक पहुंच पाऊं, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो पाया। तुम्हारा नाम क्या है और मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? मेरा नाम योगिक है। दरअसल मैं अपने बेटे को लेकर एक पूजा करवाना चाहता था। इसका किसी काम में मन ही नहीं लगता। शायद इसे किसी की बुरी नजर लग गई है। इसकी उम्र के बच्चे तेज तरार और मेहनती हैं, लेकिन ये तो जिम्मेदारी उठाने के लायक ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ गुरुजी, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। सबसे पहले तो एक ही काम करो कि अपने बेटे को समझने की कोशिश करो। मतलब गुरुजी, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने देखा तुम्हें, तुम अपने बेटे को इतने सारे लोगों के सामने किस तरह से डांटे जा रहे थे। तुमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि तुम्हारी और उसकी बीच की बात को इतने सारे लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए था। लोग तुम्हारे बेटे और तुम पर हंसेंगे, और अगर उसका मन किसी काम में नहीं लगता तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसके लिए कोई पूजा करवा दोगे और वो ठीक हो जाएगा, बल्कि उसे एक ऐसे पिता के साथ की जरूरत है जो उसे समझे। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि वो तनाव में था, लेकिन शायद तुम्हें नजर नहीं आया क्योंकि तुम्हारी उम्मीद उससे कुछ ज्यादा ही लगी हुई है। तनाव? तनाव के लिए उसकी उम्र ही क्या है? अभी तो उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तनाव का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। ये तो किसी दीमक की तरह किसी के भी दिमाग को अपनी चपेट में ला सकती है। तुम्हारा बेटा भी शायद तनाव में रहने के कारण अपने कामों को ठीक तरह से नहीं कर पा रहा है। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या तुम अपने बेटे को यहाँ ला सकते हो? इस पर योगिक अपने बेटे को बिना वक्त गवाए मंक टोशिन के पास ले आए। मेरी नजर भी उस लड़के पर पड़ी तो मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से मायूस था। गुरुजी ने उसे ध्यान से देखते हुए उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन बात करते समय वो आंखें ही नहीं मिला पा रहा था और न ही ठीक से बोल पा रहा था। इस पर गुरुजी ने उसे जाने के लिए कहा और उसके पिता को वहीं रुकने के लिए कहा, और उसके जाते ही मंक टोशिन योगिक से कहने लगे, तुम बेकार ही अपने बेटे को किसी काम के लायक नहीं समझते, जबकि तुम्हारा बेटा पूरी तरह से तनाव से ग्रसित है। तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए।
उससे खुलकर बातें करनी चाहिए। उसका मन अगर कहीं नहीं लग रहा है तो तुम्हें उसके साथ बात करके इसका पता लगाना चाहिए कि उसके मन में आखिर क्या चल रहा है। उससे पूछो कि उसके तनाव का कारण क्या है, वो किस लिए परेशान है। और सबसे अहम बात यह है कि तुम्हें उसे इस तरह से सबके सामने नहीं डांटना चाहिए। ये उसे मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। अगर आप कहते हैं गुरुजी, तो मैं उससे जरूर बात करूंगा। लेकिन बात करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि तनाव को पहचाने कैसे, क्योंकि मुझे तो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक सा लगता है। तुम उसे दुनिया की नजरों से देखना बंद करो और उसे एक माँ की तरह देखो, जो अपने छोटे से बच्चे की केवल रोने की आवाज से समझ जाती है कि उसे भूख लगी है, या उसे पेट में दर्द है, या फिर उसे बाहर टहलने जाना है। तनाव भी कुछ ऐसा ही होता है, जो अंदर ही अंदर लोगों को खाता रहता है। इसकी कोई बड़ी वजह या छोटी वजह नहीं होती। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बेटे को तनाव है, तुम्हें उसे इस बात का पता होगा। इसीलिए मेरी बातों को अब ध्यान से सुनो। देखो, जब भी बच्चे खेलते हैं तो वो अक्सर थक जाते हैं, लेकिन फिर वो थकने के बावजूद भी कैसे खुश रहते हैं, क्योंकि उनका दिल और दिमाग एक ही दिशा में काम कर रहे होते हैं। उनका संतुलन बना रहता है और साथ ही उनका पूरा ध्यान एक ही चीज पर रहता है। लेकिन ऐसा तुम्हारे बेटे के साथ नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि उसका दिल कहीं और है और दिमाग कहीं और भाग रहा है, और ऐसी स्थिति अक्सर तनाव पैदा करती है और बच्चा जब तनाव में जीने लग जाता है उसे खुद ही पता नहीं चलता। तो अगर वो किसी काम में ठीक तरह से ध्यान नहीं लगा पा रहा, तो इसका मतलब यही है कि उसका दिल और दिमाग अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं और परेशान हैं। तो मुझसे बात करो, उसके मन की बातों को जानो। देखो, किसी भी चिंता या तनाव को सबसे पहले सिर्फ बात करके कम किया जा सकता है। जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि असली कारण क्या है, सामने वाले के मन में चल क्या रहा है और वो क्या बात तुमसे कह नहीं पा रहा है, तब तक तुम ठीक तरीके से उसे नहीं समझ पाओगे। जैसे कि किसी और बीमारी की दवा कुछ और दे दोगे, तो क्या बीमारी ठीक होगी? नहीं, बल्कि सिर्फ वो बीमारी और वो दवा दोनों ही नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए उससे बात करके तुम उसे आराम पहुंचा सकते हो। अक्सर इंसान बहुत सारे कामों के बीच उलझ जाता है। ऐसे में दिल अलग काम कर रहा होता है, आंखें अलग काम कर रही होती है, दिमाग अलग काम कर रहा होता है और ध्यान कहीं और ही लगा हुआ होता है। और इसका परिणाम यही होता है कि काम बिगड़ते चले जाते हैं। जैसे ही मैंने मंग चोशिन के मुंह से ये बात सुनी, मेरा मन बेचैन हो उठा और मैं अचानक ही उनसे एक सवाल कर बैठा। लेकिन आजकल तो लोग एक ही साथ 4-4 काम करते हैं। गुरुजी, ऐसे में एक ही काम पर पूरी तरह से ध्यान लगाना संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सारे ही लोग तनाव में जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो बहुत सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। उन्हें कैसे तनाव नहीं होता? वो इसलिए सफलता पाते हैं क्योंकि वो अपने एक ही समय में 4 काम करने के उस हुनर पर जीत हासिल कर चुके होते हैं। और एक ही साथ 4 बार काम करने पर अलग अलग काम करने का भी एक तरीका होता है। वो एक ही वक्त में जिस भी काम को करने में ध्यान लगाते हैं, अपना पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रखते हैं, ना कि उनका ध्यान भटका हुआ होता है। ध्यान लगाकर 4 काम करने पर भी आपको सफलता मिलती है। जब ध्यान भटका हुआ होता है, तब आपके शरीर से आपके मन की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसे में तनाव होना पूरी तरह से मुमकिन है और इंसान लगभग बेसुध सा ही घूमता रहता है, जैसा कि तुम्हारे बेटे के साथ है।
तो गुरुजी, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि तनाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं और इनसे आखिर कैसे बचा जाए? क्योंकि अगर यही हालत रही तो आजकल के बच्चे अपना भविष्य ठीक तरह से जी नहीं पाएंगे। देखो, यूं तो तनाव के हजारों कारण हो सकते हैं, लेकिन जो कारण सबसे ज्यादा लोगों में देखने को मिलते हैं, मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूं। तनाव का पहला कारण है जब कोई इंसान बहुत सारी इच्छाओं को अपने मन में पाल लेता है और उनके पीछे बेतहाशा भागना शुरू कर देता है, तो वो तनाव को खुलेआम अपने घर बुलावा भेजता है। यहां पर घर से मेरा मतलब है अपना शरीर, क्योंकि उन सारी इच्छाओं में हर एक इच्छा तो पूरी नहीं हो सकती, और जब कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती तब हम उसके बारे में हजारों बातें सोचने लगते हैं। फिर तनाव हमें घेरना शुरू कर देता है। इसीलिए महत्वाकांक्षी होना, हजारों इच्छाओं के बीच में घिरे रहना इंसान के तनाव को मौका देता है। और तनाव का दूसरा कारण है किसी से जलना, यानी किसी से ईर्ष्या करना। क्योंकि जब हम किसी से जलते हैं तो हमारे मन में न जाने कितने ही गलत विचार जिंदा हो जाते हैं, और फिर हम आगे पढ़ने या खुद की मेहनत पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उस इंसान के अच्छे बुरे हर काम पर ध्यान देने लगते हैं, और फिर अपने मन में उससे आगे बढ़ने की चाहत में तनाव को पालना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारा मन तो फिर किसी चीज में लग ही नहीं रहा होता है और ना ही खुश हो रहा होता है। इसी तरीके से तनाव का तीसरा कारण है अपनी पसंद का काम ना करना। और जब ये होता है तो आपका मन किसी काम में नहीं लगता है, क्योंकि अक्सर हम अपने पसंदीदा काम को करने में ही अपना सबसे ज्यादा मन लगाते हैं। फिर दिमाग भी उसी दिशा में काम कर रहा होता है और सारा ध्यान उस पसंदीदा काम पर ही टिका रहता है। लेकिन जब हमारा काम हमारी पसंद का नहीं होता है तो अक्सर ये हमें तनाव देना शुरू कर देता है, क्योंकि दिल, दिमाग और हमारा ध्यान तीनों अलग अलग भाग रहे होते हैं। हम उस काम को करने की जगह उसे निपटाने पर ध्यान देने लगते हैं, और निपटाने की नीयत से किया हुआ काम अक्सर बिगड़ ही जाता है। ऐसा होने पर उससे जुड़े ना जाने कितने ही विचार आपको अंदर ही अंदर खाने लगते हैं। इसलिए अगर आपको कोई काम नहीं पसंद है तो उसे बिल्कुल भी ना करें। जैसा कि तुम अपने बेटे को डांट रहे थे, हो सकता है ये भी उसके तनाव का ही एक कारण है। अब आता है तनाव का चौथा कारण, यानी किसी से बहुत उम्मीदें लगा देना, जो कि तुमने अपने बेटे के साथ लगा रखी है, और शायद उसने भी तुम्हारे साथ लगा रखी होंगी। तुम्हारे भी तनाव का यही कारण है। आखिर तुम भी तो चिंता कर रहे हो ना उसकी। देखो, जब भी हम किसी से बहुत उम्मीदें लगा लेते हैं तो हम खुद को ही चोट पहुंचाने लग जाते हैं, क्योंकि किसी और से उम्मीदें लगाने का मतलब है कि खुद उस उम्मीद या किसी पर पूरी तरह से निर्भर हो जाना। ऐसे में आपके मन को ठेस पहुंचती ही है अगर आपकी उम्मीद पूरी ना हो तो। जैसे तुम्हें अपने बेटे से बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन अगर वो पूरा नहीं कर पाता है, तुम्हें दुख पहुंचता है, और फिर तुम्हारी बातों से और तुम्हारी उम्मीदें टूटने से तुम्हारे बेटे को भी इस बात से दुख पहुंचता होगा, जो उसके तनाव का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर शरीर में कोई भी परेशानी या कमी है तो भी तनाव के कारण हो सकता है। बस यहाँ पर सोचने की बात यह है कि शरीर की उस परेशानी को लेकर बैठने पर और दिन रात उसके बारे में सोचने पर परेशानी कम नहीं हो जाती, बल्कि तुम्हें हर वक्त चिंता ही देती रहती है। हमेशा याद रखना कि शरीर की चोट, घाव या कमी कभी बड़ी नहीं होती है, जबकि मन की चोट
घाव और कमियां सबसे बड़ी होती है जो कभी नहीं भर पाती, और ये हमें अंदर ही अंदर से हमेशा ही घायल रखती है। इसीलिए अगर उस शरीर की कमी को अपना लिया जाए और फिर हर काम में अपनी पूरी मेहनत दी जाए, पूरी तरह से उसमें मन लगाया जाए, तो वो काम तो सफल होता ही है, बल्कि शरीर की उस कमी या परेशानी को लेकर चिंताएं और तनाव भी मिट जाते हैं। और तनाव का एक कारण ये भी है कि हम सारे कामों के परिणामों के बारे में बहुत सोचते हैं और कभी कभी बिना जानकारी लिए ही कामों को करने में लग जाते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसके परिणामों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, उस काम पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस काम के अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में भी हम ना सोचें, जबकि यहाँ पर अंतर यही है कि वो काम सफल होगा या नहीं होगा, ये सोचने की बजाय वो काम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, या फिर उस काम से होने वाले फायदे क्या क्या हैं, इनके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। इंसान को कोई भी काम करने से पहले उसके अच्छे और बुरे दोनों परिणामों के बारे में अच्छी तरीके से सोच विचार करके ही काम करना चाहिए। आपको उस काम के बारे में जानकारी ना हो, उस काम को शुरू ना करें। कुछ भी काम शुरू करने से पहले अच्छे से उसके बारे में जान लीजिए, उसकी जानकारी ले लीजिए, वरना उस काम के बीच में अटकते ही आपके दिमाग में 1000 तरह की तनाव भरी बातें आ जाएंगी। अब अगर मैं बात करूं इसके अगले कारण की, तो जो लोग टाल मटोल करते हैं और अपने कामों को कल पर छोड़ देते हैं, वो भी तनाव की चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि कल पर छोड़ा हुआ काम कभी भी समय पर पूरा नहीं होता और समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है। काम पूरा न होने पर सैकड़ों तरह की चिंताएं और बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। और अब मैं तुम्हें तनाव का सबसे बड़ा कारण बताने वाला हूं। जो लोग अपने बीते हुए कल की यादों में और आने वाले भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाओं में फंसे रह जाते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा तनाव होता है। वो अपने आज को जीना भूल जाते हैं। बीते हुए कल की कड़वाहट को अपने अंदर रखकर इंसान दिन रात उसी सोच में डूबा रहता है, या फिर आज को जीने की जगह आने वाले कल को कैसे बेहतर बनाया जाए, हमारी ऐसी ऐसी योजनाएं होंगी तो ये काम या सपना पूरा कैसे होगा, ऐसे हजारों सवालों में खुद को उलझाकर अपने वर्तमान को खराब कर देते हैं। इसलिए एक छोटी सी बात पर अगर ध्यान दिया जाए तो हमारे आज को यानी कि वर्तमान को, इंग्लिश में इसे प्रेजेंट कहा जाता है, और प्रेजेंट का एक मतलब गिफ्ट यानी कि तोहफा भी होता है। इसीलिए अपने आज को किसी तोहफे की तरह ही समझो कि तुम्हें खुलकर जीने का ये जो मौका मिला है, ना कि तनाव में रहकर इसे बर्बाद करने के लिए मिला है। तो बताओ, अब तो तुम समझ गए ना कि तनाव किन किन कारणों से हो सकता है, और तुम्हारा बेटा किसी भी काम को ठीक से न करते हुए इतना खोया खोया सा क्यों रहता है। बुद्धिस्ट मंक टोशिन की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैंने अभी तक वो सारी बातों को सीखा ही नहीं था। ये बातें मेरे मन को छलनी करने लगी थी कि किस तरह से हम अपने आज को जीना भूलकर आने वाले कल और बीते हुए कल में ही उलझे रहते हैं। क्योंकि मैंने भी यही किया था। जब ये यात्रा शुरू हो रही थी, मैंने फ्यूचर के बारे में ही सोचा था और आज को ठीक से किया ही नहीं। इस पर मैंने अपने मन से ही मंक टोशिन जी से सवाल कर लिया, गुरुजी, अगर कल के बारे में नहीं सोचेंगे तो अपने आज की योजना फिर कैसे बनाएंगे? और फिर हम कल ही के बारे में अगर बड़ी योजनाएं नहीं बनाएंगे तो हम सफलता कैसे हासिल करेंगे? देखो बेटा, योजनाएं बनाना गलत नहीं है, लेकिन उन योजनाओं को बनाने के बाद सिर्फ उसके परिणाम के बारे में सोचना गलत है, और आने वाले कल के बारे में भी सोचना गलत नहीं है।
बस आने वाले कल के लिए सोचकर कुछ न करना गलत है, जबकि उन्हीं आने वाली कल की बड़ी योजनाओं या फिर अपने भविष्य के बारे में सोचकर आप अपने आज पर मेहनत करने की कोशिश करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए मैं सभी से एक बात जरूर कहता हूं कि चिंताओं के चलते और तनाव में उलझकर अपनी जिंदगी को बर्बाद ना होने दें। जो होने वाला है या जो बीत चुका है उनकी चिंताओं में अपने इस आज को बर्बाद बिल्कुल ना होने दें। इसे खुलकर जियो, वरना जिंदगी आगे बढ़ती जाएगी लेकिन तुम उसे जी नहीं पाओगे। मंक टोशिन की बातें मुझे और योगिक साहब को अच्छी तरह से समझ आ गई थी। वो तुरंत ही अपने बेटे के पास गए और उससे प्यार से बात करने लगे। उसका सिर प्यार से सहलाते हुए उसे घर के अंदर ले गए और मुझे भी देखकर खुशी मिल रही थी कि सिर्फ एक बार से देखने से ही मंक टोशिन ने एक बच्चे और एक पिता के बीच बिगड़ते हुए प्रेजेंट और बिगड़ते हुए फ्यूचर के साथ ही उनके रिश्ते को किस तरह से सुधार दिया। अब मुझे इंतजार था कि कब मैं अपने मन की बात को बुद्धिस्ट मंक टोशिन से सुन पाऊं। हमने अपनी यात्रा को वापस से शुरू किया और अब मैं सोचने लगा था कि ऐसा कौन सा मौका निकालूं जिससे मैं अपने मन के सवालों को बुद्धिस्ट मंक टोशिन के सामने रख सकूं, क्योंकि मेरे मन में अब एक ऐसा सवाल शोर मचाने लगा था जिसको जवाब देकर शांत करना बेहद जरूरी हो गया था। क्या है तनाव की शुरुआत? क्या तनाव इंसान के लिए खतरनाक होता है? आखिर कैसे